हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है आपका बीसीके एंड इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, हम बीसीके एंड इंट्रोडक्शन के बारे में 3 लेक्चर ऑलरेडी लगा चुके हैं। 3 लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है, एक क्विक ओवरव्यू ले इन सब चीज़ों का। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 क्लास 1 के अंदर हमने क्या सीखा था। क्लास 1 में हमने सीखा था कि बीसीके है क्या, बीसीके भला क्या है, किन शब्दों से मिलकर बनी है, बीसीके के अंदर क्या क्या इंक्लूसिव है, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो जब हमने बीसीके पढ़ा ना, तो साथ में हमें पता चला कि बीसीके के अंदर जो मेन है एक्टिविटीज का खेल है। एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से 2 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में हमने उसको डिक्टोमाइज कर लिया। उसके बाद इकोनॉमिक से निकलकर हमारे पास क्या चीजें आई थी, कौन कौन सी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीजें निकलकर हमारे पास आई। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को जब हमने कंटिन्यू किया तो इनके ऑब्जेक्टिव सामने आए। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। क्या इनका आपस में कुछ लेना देना था, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या सारे ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस को अचीव करने जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी है। ये चारों ऑब्जेक्टिव आपके जरूरी होने चाहिए और इस तरीके से पूरे होने चाहिए। इस तरीके से इनके बीच में कॉम्बिनेशन आपको बिठाना है कि एनवायरनमेंट को भी कोई लॉस ना हो, सोसाइटी को भी कोई लॉस ना हो, और आपका इकोनॉमी यानी कि आपका जो प्रॉफिट है उसको भी कोई लॉस ना हो। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी थी, ध्यान में रखनी थी। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के बाद जब हमने देखा कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास और आपको फिर किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना चाहिए, फिर हमने क्या पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा सर कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एक बिजनेस को करने के लिए, और वो कैसे डिस्क्राइब्ड थे, सम बंडल ऑफ राइट्स, कुछ बंडल ऑफ राइट्स था जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था पहला हमने, सोल प्रोप्राइटर। क्या बोला था हमने, सोल प्रोप्राइटर क्या है, हमारा इकोनॉमिक हीरो, क्योंकि इकोनॉमी का मेजर पार्ट कौन कवर करते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स कवर करते हैं। सोल प्रोप्राइटर के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एचयूएफ फैमिली। एचयूएफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस किसी की मांग में जाकर सिंदूर भरना है, यानी कि इन शॉर्ट आपको शादी करनी है। शादी करने के बाद आपको एक 3 जनरेशन फैमिली बनानी है। 3 जनरेशन फैमिली जैसे आपने बनाई, उसके बाद वो फैमिली जब बिजनेस करती है तो वो कौन सा बिजनेस माना जाता है, एचयूएफ बिजनेस। एचयूएफ बिजनेस का फायदा उठाने के लिए आपको कहाँ पर रजिस्टर करवाना है अपने आप को, आपको कहीं रजिस्ट्रेशन एज सच करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको टैक्स कैसे पे करना है, एज एन एचयूएफ टैक्स पे करना है। एचयूएफ बिजनेस कैसी इनकम नहीं कमा सकता, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स, बिजनेस, प्रोफेशन नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कमा सकता, कौन, एक एचयूएफ। ठीक है, 2 फॉर्म्स हमने पढ़े थे। अब उसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए हम अगले फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला फॉर्म कौन सा है। अगला है आपका सर पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप क्या होता है, 2 लोग मिलकर कोई काम करने बैठे, दैट इज पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को क्या बोला हुआ है, फर्स्ट लाइन पढ़िए इसकी, पार्टनरशिप इंप्लाइज अ कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल, पिछले जब एचयूएफ में भी को ओनरशिप थी, क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी, नहीं, वो बाय बर्थ थी। तो पार्टनरशिप का पहला डिफरेंस क्या आ गया, है तो इसमें भी को ओनरशिप, बट इसकी को ओनरशिप कैसी है आपकी, कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप है तो मतलब क्या है आपकी, 2 लोगों ने मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर कर बोला कि हम दोनों बिजनेस करेंगे, यानी कि दोनों उसके को ओनर सब बन चुकी हैं। अब ये क्या है, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप था। आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप के साथ आपने बिजनेस किया। जब कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप के साथ आप बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस क्या माना जाएगा, आपका पार्टनरशिप फर्म आपकी मानी जाएगी, वो बिजनेस जब आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप के साथ किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेज ऑफ द बिजनेस। यानी कि रिलेशनशिप है किनके बीच में, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, जो क्या कर रहे हैं, एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, यानी कि जिन्होंने वादा किया कि इस बिजनेस से जो भी इनकम आएगी, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो हम आपस में बांट लेंगे। यानी कि जब आप प्रॉफिट्स बांटने का वादा करते हो, किस चीज के प्रॉफिट्स को, किसी बिजनेस से अराइज हुआ, और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए आपका, लीगल बिजनेस।
यानी कि जब दो लोगों ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि चल तू और मैं चल के बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस का जो प्रॉफिट्स है हम आपस में बांट लेंगे। तो जब हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो हम पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इसका जो पहला टेस्ट हुआ पार्टनरशिप का वो क्या हुआ, एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, ठीक है, एज वेल एज लॉसेज ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट्स भी शेयर करें और लॉसेज भी शेयर करें, बट पार्टनरशिप में आने के लिए ये जरूरी है कि वो प्रॉफिट्स जरूर शेयर करें। लॉसेज अगर ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो वो जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है दैट इज योर पार्टनरशिप। क्लियर है? उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप थी ना इनकी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एग्रीमेंट है, यानी कि जो दो पार्टीज ने बीच में अपने एग्रीमेंट किया, जो कॉन्ट्रैक्ट किया, वो एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ? इसका वैसे तो बहुत अच्छे से मतलब आपको अंकुर सर समझाएंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे आपको, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको क्या है। एनफोर्सेबल का मतलब होता है उसको लागू करवाने की पावर रखना। ए ने बी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इनका जब ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी हालत में ये लॉ उसको फुलफिल करवाएगा, यानी कि लॉ आपके ऊपर फाउंडेशन डालेगा। पहले वादा किया, क्यों वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया निभाना पड़ेगा, और उसमें कानून आपका साथ दे कि जो वादा तुमने किया वो तो निभाना ही पड़ेगा। तो उस वादे को निभाने की जो आपके ऊपर बंदिश लगाई गई है कि तूने पहले बोला क्यों, अब निभा इसे, उस चीज को बोला जाता है एनफोर्सेबिलिटी। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा वादा जो आपने दूसरे से किया और वो एनफोर्सेबल भी है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब कि कानून आपको बाध्य कर सकता है कि ये वादा तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ये वादा तो आपको निभाना ही पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया उसको लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है डीड, यानी कि पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट बना वो क्या था, डीड। तो कंबाइंडली ये क्या बना आपका, पार्टनरशिप डीड। तो एक पार्टनरशिप डीड के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग होंगे इसमें। ठीक है सर, दो या दो से ज्यादा लोग क्या करेंगे मिलके, भजन कीर्तन नहीं, बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने के बाद क्या बांटेंगे आपस में, प्रॉफिट्स। लॉसेस बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बांटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब ये तो चलो जी, दो लोगों ने मिलकर अपना बिजनेस कर लिया। अब दो लोग जब मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ समझौते होते हैं, कोई एग्रीमेंट होता है, कोई रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई होती है, उसे क्या बोला जाता है, एग्रीमेंट। और जो ये बिजनेस करने का एग्रीमेंट है बिल्कुल लीगल है, ये एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल का मतलब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है आपका, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल टर्म में क्या बोला जाता है, डीड बोला जाता है। तो ये जो आपकी डीड है पार्टनरशिप के केस में, इसे क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप डीड। ठीक है सर, अब ये तो हमें पता चल गया पार्टनरशिप डीड है। अब पार्टनरशिप डीड कैसे बन सकती है, पार्टनरशिप डीड आपकी बोलकर भी की जा सकती है और आपकी लिखित रूप में भी हो सकती है। यानी कि दो लोगों ने मिलकर आपस में बातचीत करके अपने समझौते तय कर लिए, तो वो क्या है, अगर बोलकर उन्होंने सारे डिस्कशंस किए कि चलो ठीक है, ये बिजनेस मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा, ये काम तू करेगा, ये जिम्मेदारी तेरी है और ये जिम्मेदारी मेरी है, इस तरह से अपने सारे काम बांट लिए उन्होंने। प्रॉफिट्स कौन कितना लेगा, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल मतलब पूंजी, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, कुछ तो पूंजी उसमें डालनी पड़ेगी। उस पूंजी के लिए क्या बोला गया, उस पूंजी के लिए इसने बोला कि मैं इतनी पूंजी लेकर आऊंगा, तो इतनी पूंजी लेकर आई हो। उस पूंजी के ऊपर जो रिटर्न आया, यानी कि बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया, उसका बंटवारा कर लिया इन्होंने। सारे टर्म्स एंड कंडीशन ले लिए, लेकिन सिर्फ बोलकर बताए, कहीं लिखे नहीं। तो ये कैसा एग्रीमेंट है आपका, वर्बल एग्रीमेंट। वहीं पर अगर आपने एक स्टैम्प पेपर पे उठाकर वो लिख दिए तो ये क्या है आपका, रिटन एग्रीमेंट। कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि आपको वर्बल एग्रीमेंट करना चाहिए या आपको रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए, पर ये एक इंडस्ट्रियल एडवाइस है कि जब आप एग्रीमेंट बनाओ तो आप रिटन फॉर्म में ही बनाओ। ओरल साबित करना मुश्किल हो जाएगा, ओरल साबित नहीं किया जा सकता कि तुमने वो शब्द कहे थे, पर अगर लिखा है और उसके ऊपर दोनों के हस्ताक्षर है तो उसे साबित करना आसान होगा। उसे साबित करने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए आपका, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद है आपका इट स्पेसिफाइज द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि जब आपने डीड बना ली तो क्या बताता है कि वो पर्सन्स जो एसोसिएट हुए हैं आपस में, यानी कि जो बंदे आपस में इकट्ठे हुए हैं, कितने बंदे इकट्ठे हुए हैं आपस में, 2 या 2 से ज्यादा, उनका काम क्या है, उनको वो बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस के अंदर वो कितना कैपिटल लगाएंगे, क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्या वो अपने घर से कोई एक प्रॉपर्टी लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजें हम डिसाइड करके किस में लिखने वाले हैं, उस डीड में जो कि एनफोर्सेबल है। क्लियर है सर डीड के बारे में। चलो जी, अब बात आती है कि ये डीड बनाई है, ये पार्टनरशिप बनाई है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है? पार्टनरशिप क्या कॉन्ट्रैक्ट करते ही बन जाती है या इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है? सर रजिस्ट्रेशन तो होता है पार्टनरशिप का, लेकिन मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है मतलब कंपल्सरी नहीं है। पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो नहीं करवाओ। करवाओगे तो कुछ फायदे हैं, नहीं करवाओगे तो कुछ नुकसान है। और ये क्या फायदे हैं, ये क्या नुकसान है, मैं आपको यहाँ पर कवर नहीं करवाऊंगी। अंकुर सर की क्लास जब आपकी होगी बिजनेस लॉ की, तो उसके अंदर पार्टनरशिप जो है डिटेल के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वहां के लिए मैं छोड़ रही हूँ आपके पार्ट पे। तो चलिए जी, तो डीड क्या है, मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, इसीलिए इसने क्या लिखा है यहाँ पर, मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया का मतलब क्या है, मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया का मतलब यही है कि ये चाहे तो रजिस्टर हो और चाहे तो रजिस्टर ना हो, कोई कंपल्शन नहीं है इसके ऊपर। मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो इंडियन पार्टनरशिप क्या बोलता है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी कैसी है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये क्या होता है, जानते हैं हम सब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है। अच्छा, अनलिमिटेड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपका उत्तरदायित्व, यानी कि जो आपको पे करना जरूरी है, आपका फर्ज है, उसको आपको निभाना ही पड़ेगा। यानी कि जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं और कुछ एसेट्स भी होती हैं। अब बिजनेस की लाइबिलिटी है सर, ठीक है, बिजनेस की एसेट्स पूरा करें, कर दिया। अब बिजनेस की लाइबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि बिजनेस की एसेट बेचारी कम रह गई। अब लाइबिलिटी ज्यादा, एसेट कम, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो उस केस में उस 1 रुपए के खर्चे पूरे करने के लिए 98 वाली आमदनी तो हमारी कम पड़ गई। बाकी की 98 कौन पूरी करेगा? बाकी की 98 वो बचे हुए पार्टनर्स पूरी करेंगे। क्यों पूरी करेंगे? क्योंकि इन्होंने को ओनरशिप के अंदर क्या किया था, बिजनेस किया था। जब इन्होंने को ओनरशिप में बिजनेस किया तो एक और रिलेशनशिप था इनके बीच में जो इन्होंने डिसाइड किया था, क्या, हु एग्री टू शेयर, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम शेयर करेंगे क्या, सारे के सारे प्रॉफिट्स भी, सारे के सारे लॉसेस भी। जब वादा किया है कि सारे के सारे लॉसेस और प्रॉफिट्स को आप शेयर करोगे तो बिजनेस के इस लॉस को भी शेयर करो आप। जब ये लॉस आया तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या मानी गई, अनलिमिटेड, असीमित। यानी कि बिजनेस की जो एसेट्स है वो तो बिक ही चुकी है, पार्टनर्स की पर्सनल एसेट भी बिक जाएगी। पर्सनल एसेट्स में अगर उसके घर बिक गया, उसका सब कुछ बिक गया, उसकी गाड़ी बिक गई, उसके बाद भी अगर उसके खर्चे पूरे नहीं हुए तो पार्टनर जो खड़ा है, उसने जो घड़ी पहनी है, उसने जो गोल्ड चेन पहनी है, वो सब बिक जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा पार्टनर्स का अपना अपने पास, जब तक कि वो लायबिलिटी जो है क्या ना हो जाए, फुलफिल ना हो जाए। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि जो भी बिजनेस में लॉस आया आपको अपना सब कुछ बेचकर भी उसे चुकाना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप अगर बिजनेस हम करते हैं तो हमें खर्चा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी है वो कैसी रहने वाली है, लिमिटेड या अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। तो ये बेचारे पार्टनर सोचते हैं कितना अच्छा होता कि अगर हमारी लायबिलिटी क्या होती, लिमिटेड। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। एक LLP का टर्म जो है इंट्रोड्यूस किया गया, LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसी लेक्चर के अंदर आगे पढ़ेंगे हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, अभी नहीं। तो चलिए जी, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो यानी कि उनकी पर्सनल वेल्थ भी उनकी नहीं, अगर बिजनेस में लॉसेस ज़्यादा हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट और है कि द बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय सम पार्टनर्स आर कॉल्ड एक्टिव पार्टनर्स फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। यानी कि बिजनेस क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब
जितने भी लोग उस पार्टनरशिप का हिस्सा हैं, 2 या 2 से ज्यादा से अगर 4 लोग एक पार्टनरशिप का हिस्सा हैं, तो जो बिजनेस है मे बी मतलब चलाया जा सकता है किनके द्वारा, बाय ऑल या फिर बाय सम ऑफ द पार्टनर्स। चाहे तो सारे मिलकर चलाए, चाहे तो कुछ लोग ही चलाएं। सारे मिलकर भी चला सकते हैं और उनमें से कुछ भी चला सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो जितने लोग पार्टनरशिप का काम करते हैं उन्हें बोला जाता है क्या, एक्टिव पार्टनर्स। और जो लोग नहीं करते वो क्या हैं, अनएक्टिव, इनएक्टिव। वो हैं आपके स्लीपिंग पार्टनर्स, जो सोते रहेंगे। एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर्स की कंप्लीट डिटेल्स आप पढ़ने वाले हो जब आप क्या पढ़ोगे, बिजनेस लॉ। किनके साथ, अंकुर सर के साथ, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक जो है पूरी डिटेल के अंदर आने वाला है यहाँ पे। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप के साथ। इसके अंदर काम कौन करता है, सारे भी कर सकते हैं और उनके बिहाफ पे कोई भी पार्टनर कर सकता है काम। जो पार्टनर्स काम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एक्टिव पार्टनर्स। और जो काम नहीं करते उन्हें क्या बोला जाता है, स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। और ये रिलेशनशिप कैसा है, क्या करते हैं हम इस रिलेशनशिप में एंटर होने के बाद, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम एक बिजनेस करते हैं सर, और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को आपस में बांटने की योजना बनाते हैं, बांटने का वादा करते हैं एक दूसरे को। और जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में होता है उसे क्या बोला जाता है, डीड बोला जाता है। डीड रिटन होती है या ओरल होती है, कुछ भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। क्या डीड का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मे बी रजिस्टर्ड का मतलब है चाहे तो रजिस्टर हो चाहे तो रजिस्टर ना हो, ठीक है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कंपल्शन देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, नो इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। लायबिलिटी कैसी है पार्टनर्स की, लिमिटेड या अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल वेल्थ को भी यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कौन रोकेगा पर्सनल वेल्थ को यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो था हम लोगों का पार्टनरशिप के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। आगे हैं इसके कुछ फीचर्स देखते हैं कि इसके फीचर्स हमें क्या बोलते हैं। चलिए इसके फीचर्स बोलते हैं कि सबसे पहली चीज क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या है, इसकी मेरिट क्यों है, पहले से ही अगर शर्तें पता होंगी, जब पहले से ही सारी शर्तें पता होंगी तो वो चीज मानना हमारे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा, आसान होगा। हमें पता है ना कि जब हम पार्टनरशिप कर रही हैं तो क्या काम हमें करना है और क्या काम हमें नहीं करना। तो ये हमारी सर मेरिट है, डीमेरिट नहीं है, ठीक है। और क्या होते हैं इसके अंदर, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, ये तो हमें पता है 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, ये इसकी मेरिट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिंगल ऑनरशिप नहीं है। जब सिंगल ऑनरशिप नहीं है तो आपके जो रिसोर्सेज है वो पूल होने वाले हैं, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अब एक बंदा जिम्मेदार नहीं है रिसोर्सेज जुटाने के लिए, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि फंड्स जो हैं आपके पास ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए ये आपकी मेरिट है। बट एक लिमिटेशन है सर इसमें, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम सिर्फ 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको 50 से ज्यादा चाहिए तो क्या करो, तो पार्टनरशिप मत आओ, फिर आप किसी और फॉर्मेट में जाओ जहां पर 50 से ज्यादा मेंबर्स अलाउड हैं। बट पार्टनरशिप में अगर आप आओगे तो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे, यहाँ पर 50 ही होंगे। आपकी बुक में पुराना कंसेप्ट लिखा हुआ होगा, वो क्या है, इट इज 10 फॉर अ बैंकिंग फर्म एंड 20 फॉर अदर फर्म। ये अब चेंज हो चुका है, इसे कट डाउन करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को 50 कर लीजिएगा, ठीक है सर। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग, इसका मेन फीचर है। हमने पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग कि प्रॉफिट बिजनेस करता है तो साथ में क्या करेगा, प्रॉफिट्स भी शेयर करेगा। मेरिट है ये कि आपको प्रॉफिट शेयर करना होगा, प्रॉफिट शेयर करेंगे तभी तो कोई आपके लॉसेस को भी शेयर करेगा ना तो ये आपकी मेरिट है। पर यहाँ पर रिस्क शेयरिंग भी होती है। बट एक पार्टनरशिप को चेक करने के लिए ट्रू टेस्ट क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ प्रॉफिट चेक करना है। और ये प्रॉफिट शेयरिंग क्यों चेक करना है ट्रू टेस्ट के लिए, ये आपको डिटेल में तो अंकुर सर बताएंगे बिजनेस लॉ के अंदर। बट यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ कि कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं पार्टनरशिप के, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बोला जाता है कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, हम तुमसे काम भी नहीं करवाएंगे और तुमसे कोई लॉस भी फुलफिल नहीं करवाएंगे, तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी देंगे, सिर्फ प्रॉफिट्स में, यानी कि तुम सिर्फ मुनाफे के लिए हमारा पार्टनर बन जाओ। तो मुनाफे के लिए तो पार्टनर कोई भी बन सकता है,
बिल्कुल बन सकता है, अगर उसे सही लगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन, उसे मुनाफा अच्छा लगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट करके वो मुनाफे के लिए पार्टनर्स बन सकता है। तो मुनाफे के लिए भी पार्टनर बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए, यानी कि उसकी लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो जब सिर्फ यानी कि सर्टेन पार्टनर्स में बी एडमिटेड, जो कुछ पार्टनर्स हैं उनको सिर्फ ओनली मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स के अंदर ही हिस्सेदारी दी जा सकती है। जब प्रॉफिट्स के अंदर ही सिर्फ देंगे हम हिस्सेदारी, तो यानी कि वो क्या हुआ, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में पार्ट लेगा। तो ट्रू टेस्ट क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग? प्रॉफिट शेयरिंग हुआ इसका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट जो है क्वाइट वाइड, यानी कि इसके अंदर जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है ना वो बहुत ज्यादा है। हमने फर्स्ट पॉइंट जब पढ़ा था कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप है, किस चीज के लिए है, टू डू बिजनेस। अब बिजनेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि बिजनेस को तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। क्या बिजनेस होना चाहिए, सिर्फ एक लीगल बिजनेस होना चाहिए आपका। लीगल मतलब कोई गैर कानूनी काम नहीं करना आपको, कानूनन जो काम सही है, लीगल है, उनको ही आप कर सकते हो। तो बिजनेस ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जितने भी बिजनेस हैं इन सब के लिए आप पार्टनरशिप को इन्वॉल्व कर सकते हो। यानी कि पार्टनरशिप सिर्फ किस चीज के लिए नहीं हो सकती, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए नहीं हो सकती। नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप चैरिटेबल ग्रुप बना सकते हो, एनजीए बना सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप नहीं बना सकते। यानी कि एवरी काइंड ऑफ ट्रेड। तो देखो कितना स्कोप उसका वाइड हो गया। बिजनेस तो आप कोई भी सोच सकते हो, किसी भी तरह के बिजनेस को करने के लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसा हुआ, वाइड। लाइबिलिटी कैसी पड़ी थी हमने इसकी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि पार्टनर्स के जो हैं खुद की वेल्थ भी हमेशा खतरे में रहेंगी अगर जो बिजनेस की लाइबिलिटीज बिजनेस की एसेट से इंक्रीज कर जाती हैं। तो एक और दूसरा थोड़ा सा इसके अंदर पॉइंट है, क्या हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टनर अकेला भी काम कर सकता है, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म का काम है वो सभी पार्टनर्स मिलकर भी कर सकते हैं, उनमें से कोई एक या उनमें से कुछ पार्टनर्स भी कर सकते हैं काम। यानी कि जब दूसरे काम करेंगे तो भी तो बिजनेस की लाइबिलिटीज बढ़ेगी, यानी कि हर बंदा बिजनेस की लाइबिलिटीज के लिए जिम्मेदार है, लेकिन काम तो कोई और भी कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर एक चीज और है, जो क्या है, वो है आपकी म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि एक और चीज आपके पास क्या है यहाँ पर, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है आपके पास, यानी कि एक और चीज आपके पास जो है वो क्या है आपके पास यहाँ पर, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी होगी तो यानी कि क्या होगा, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ जो काम करेंगे एक दूसरे के काम के लिए लायबल होंगे। यानी कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीन पार्टनर हैं एक कंपनी के, ए, बी और सी। अब यहाँ पर ए ने जो काम किया वो काम किया किसके लिए, फर्म के लिए। यानी कि इसके काम से या तो फर्म में एसेट आएगी या फर्म में लाइबिलिटी आएगी। फर्म की लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी। यानी कि ए के काम के लिए बी और सी लाइबल हुए, बिल्कुल हुए सर। अब बात करते हैं बी की। अब बी के काम के लिए क्या ए और सी लाइबल होंगे, होंगे। क्या सी के काम के लिए ए और बी लाइबल होंगे, बिल्कुल होंगे। यानी कि जब काम एक करें उसकी लाइबिलिटी सब पे आए, लाइबिलिटी सब पे मतलब जो उसके परिणाम है वो सबको भुगतने पड़े, तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आपका म्यूचुअल एजेंसी। ये मेरिट भी हो सकती है और ये डीमेरिट भी हो सकती है। मेरिट मतलब इस म्यूचुअल एजेंसी वाली चीज का फायदा कब है, फायदा ये है कि किसी के लिए भी, किसी के भी हाफ पर भी कोई भी काम कर सकता है। कितना अच्छा लगेगा, ए का काम है और सी करके दे रहा है, बी का काम है ए करके दे रहा है, या सी का काम है ए या बी में से कोई करके दे रहा है। यानी कि अपना काम आप दूसरों से करवा सकते हो, क्योंकि सबका पर्पस तो एक ही है ना, बिजनेस को ग्रो करना। लिमिटेशन कब आएगी, लिमिटेशन सर तब आएगी जब एक पार्टनर्स के काम के लिए दूसरे पार्टनर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी कि जब दूसरे पार्टनर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो उस टाइम हमारे पास क्या आएगी, उस टाइम हमारे पास आएंगी म्यूचुअल एजेंसी की दिक्कत। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या लिखता है यहाँ पर। उसके बाद ये लिखता है कि फेट एज गोइंग कंसर्न। फेट एज गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि भाग्य, गोइंग कंसर्न की कब तक चलेगा। ये अराइज कैसे हुआ था सर, ये अराइज हुआ था ये एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा उतनी लंबी ही हमारी पार्टनरशिप चलेगी। कॉन्ट्रैक्ट छूटा, पार्टनरशिप छूटी, यानी कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो पार्टनरशिप भी नहीं। तो ये थोड़ा सा इसका जो अगर मैं बात करूं गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी लाइफ क्या है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है, जैसे ही विश्वास छूटा, कॉन्ट्रैक्ट टूटा, कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो
पार्टनरशिप गई, ठीक है। उसके बाद है आपका सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप। सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप का क्या मतलब है? सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप का मतलब ये है कि आपकी ऑनरशिप आपके हाथ से निकलकर और किसके हाथ में जाने वाली है। हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर का सक्सेशन बहुत इजी है, विल बनाओ दे दो। HUF का सक्सेशन भी इजी है, विल बनाओ और अपने आगे वारिसों में दे दो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या था? कॉन्ट्रैक्ट से बना था। A और B और C आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस करके बैठे हैं, यानी कि जब ये एक दूसरे के भरोसे पर काम कर रही हैं, म्यूचुअल एजेंसी है, तो मतलब तीनों के अंदर विश्वास है एक दूसरे के प्रति। क्या जरूरी है वही विश्वास B और C A के बेटे के लिए भी दिखा सके, या फिर A और B C के बेटे के लिए दिखा सके, या फिर A और C मिलकर B के बेटे के लिए दिखा सके? कोई जरूरी नहीं है। तो इसका सक्सेशन कैसे होगा? सक्सेशन अगर आपको करना है, इसमें ऑनरशिप अगर आपको ट्रांसफर करनी है तो इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनरशिप की ऑनरशिप सिर्फ तभी ट्रांसफर की जाती है जब बाकी सारे पार्टनर्स भी राजी हों, यानी कि अगर बाकी सारे पार्टनर्स ने अपनी कंसेंट दे दी तब तो इन पार्टनर्स में से एक पार्टनर अपने बच्चों को आगे ट्रांसफर कर सकेगा बिजनेस, लेकिन अगर बाकी के पार्टनर्स राजी नहीं है तो नहीं होगा। यानी कि इसका सक्सेशन ऑफ ओनरशिप तो नहीं हो पाएगा इजीली, बट आप अपने वारिस को उसकी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करवा सकते हो एज अ न्यू पार्टनर। और नया पार्टनर कब एडमिट होगा? सिर्फ तब जब क्या होगा? सिर्फ तब जब सारे के सारे पार्टनर्स राजी हो जाएं उस चीज के लिए। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। आगे सर हमारे पास है कंपनी। कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है, कंपनी क्यों बनाई जाती है, कंपनी के फॉर्मेट में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो नाम तो सुना होगा हम सबने कंपनी के बारे में कि कंपनी कंपनी कोई चीज़ कंपनी की होनी चाहिए। तो कंपनी है क्या? अगर कंपनी की डेफिनेशन की बात करो तो इसकी डेफिनेशन से हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। कंपनी की डेफिनेशन लिखी होगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अधिनियम है जो सारे के सारे कॉर्पोरेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से डील करता है। एक कंपनी कैसे बन सकती है, क्या काम कर सकती है, कंपनी के लिए किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो कंपनी क्या है? कंपनी को बोला गया है कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है। कैसी बॉडी कॉर्पोरेट्स? जिसका खुद का एक अस्तित्व है, यानी कि जो डिफरेंट है, अलग है, सेपरेट है। किससे? अपने मेंबर से, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। इंडिपेंडेंट है अपने मेंबर्स के साथ। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स का मतलब है कि मेंबर्स चाहे आए चाहे जाएं, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा ही रहेगी। यानी कि मेंबर्स की लाइफ जो है आज है कल नहीं, कोई भरोसा नहीं, पर कंपनी की लाइफ रहेगी। कंपनी एक बार बन गई तो बन गई, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। किसका? मेंबर्स का। कंपनी कैसे जन्म लेती है? कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रहकर जन्म लेती है। यानी कि कंपनी जो है बनती कैसे है? बाय लॉ बनती है। बाकी जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो लोग हैं जिन्होंने उस कंपनी को बनाया, वो उसके शेयर होल्डर्स माने जाते हैं। शेयर होल्डर्स मतलब एक कंपनी को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। यानी कि कंपनी की जितनी भी उसकी वैल्यू होती है, नेटवर्थ होती है, उसको एक छोटे से डिनोमिनेशन में बांट दिया जाता है। उस छोटे से डिनोमिनेशन को, उस मॉनेटरी वैल्यू को बोला जाता है शेयर्स। और वो शेयर्स कौन होल्ड करता है? इसके मेंबर्स होल्ड करते हैं, यानी कि वो लोग भी होल्ड करते हैं जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो कंपनी क्या है? एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका जन्म कहाँ से हुआ? बाय लॉ जिसका जन्म हुआ। बाय लॉ जब उसका जन्म हुआ तो हमने उसकी संपत्ति को किस में बांटा? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, इन स्मॉल डिनोमिनेशन। और उस स्मॉल डिनोमिनेशन को क्या बोला गया? शेयर्स बोला गया। और उन शेयर्स को कौन होल्ड करता है? कोई भी मेंबर होल्ड कर सकता है, जिन्हें क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर बोला जाता है। अच्छा, मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस में, यानी कि कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंपनी के सारे मेंबर चाहे किसी बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाएं, कंपनी फिर भी नहीं मारी जाएगी, कंपनी वहीं की वहीं स्टिल रहेगी। यानी कि कंपनी को स्टिल रखने की पावर उसे कौन देता है? कंपनीज एक्ट देता है। और इस स्टिल रहने की पावर के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेपरेट लीगल
एंटिटी, यानी कि एक लीगल एंटिटी है, ये एक लीगल पर्सन है जो कि ह्यूमन पर्सन से अलग है, इसका खुद का एक अलग अस्तित्व है। कंपनी का खुद का अपना नाम होता है, मेंबर्स के नाम से नहीं जानी जाती, खुद का यानी कि एक अलग नाम होता है, खुद का एक एड्रेस होता है इसका, यानी कि एक इसके एड्रेस को बोला जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस, और इसका खुद का ही एक सिन नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके आइडेंटिफिकेशन नंबर को बोला जाता है सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है सर। अब ये एक 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ इसके अंदर न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं। अल्फा जो है इसके कुछ इसके डिटेल्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि ये लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, किस स्टेट के अंदर बनी थी, प्राइवेट है या पब्लिक है, और जो डिजिट्स होते हैं इसके न्यूमेरिक नंबर होते हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि इसका कोड क्या है, यानी कि किस बिजनेस को करने के लिए बनी है, कौन से साल में बनी है, प्लस ये किस नंबर पर जाकर उस रजिस्ट्रार की बुक में जाकर रजिस्टर हुई है। तो कुछ इस तरह के समूहों को बोला जाता है इसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। उसके बाद है सम रिसेंटली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट। अब कंपनीज एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। अमेंडमेंट्स आने के बाद इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वो था आपका वन पर्सन कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसमें क्या हो, सिर्फ वन पर्सन ही हो। वन पर्सन कंपनी में आप इसकी डेफिनेशन देखिए, कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है 2(62) वो डील करता है वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशंस के साथ। वो क्या बोलता है कि वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, सिर्फ वन, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन मेंबर होगा, वो क्या है आपकी वन पर्सन कंपनी। फर्दर मोर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नथिंग, और मेंबर्स क्या होते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है किसको, टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है, और वो क्या कहलाए जाते हैं, वो इसके शेयर होल्डर्स कहलाए जाते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर हो सकता है। बिल्कुल, वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर हो सकता है। ये जो वन पर्सन कंपनी है ना कहीं सोल प्रोप्राइटर के कॉन्सेप्ट से मैच करती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के पास जब हम गए थे तो उसकी लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड। इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वन पर्सन कंपनी का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर बोला गया कि एक इंसान भी कंपनी बना सकता है, आपको ज़रूरी नहीं 2 या 7 कम से कम मेंबर इकट्ठे करने हैं कंपनी बनाने के लिए, तो एक इंसान भी कंपनी बना सकता है, और उस एक इंसान की कंपनी को बोला गया वन पर्सन कंपनी। ये भी आपका वन मैन आर्मी है, यानी कि ये भी आपका इकोनॉमिक हीरो है, ये भी है तो एंटरप्रेन्योर, बस इसने फॉर्मेट क्या किया, वन पर्सन कंपनी का। सोल प्रोप्राइटर के पास एज सच कुछ लीगल कंप्लायंसेस नहीं है, बट वन पर्सन कंपनी को कुछ लीगल कंप्लायंसेस का फॉलो करना पड़ता है, यानी कि कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस इसके ऊपर लगते हैं। कौन कौन से प्रोविजंस लगते हैं ये हम अभी फाउंडेशन में नहीं पढ़ेंगे, आपकी फाउंडेशन के बाद इंटर आने वाली है, सीए इंटर, इस टॉपिक को डिटेल में वहाँ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं, सिर्फ एक मेंबर हो सकता है, और वो एक मेंबर क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर। और क्या पढ़ा था हमने वहाँ पर, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये रहा सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, क्या आप सब जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? तो चलिए पढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि वो जो कंपनी एसोसिएट होकर बनी है ना, उसका एक मेमो बनेगा। मेमो बनेगा मतलब उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाएंगी। मेमो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना। तो उस मेमोरेंडम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है मतलब रेडी टू सर्क्यूलेट। तो इस मेमोरेंडम में क्या लिखेंगे हम, इस मेमोरेंडम का जो सबसे फर्स्ट नाम होता है वो होता है नेम ऑफ द कंपनी। आपने जो कंपनी बनाई है उसका नाम क्या है, नेम ऑफ द कंपनी हो गया। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर लिखी हुई नेम ऑफ द कंपनी के अलावा, नेम ऑफ द कंपनी के बाद इसके अंदर सर होता है लिखा हुआ सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज को बोला जाता है आपका कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ प्लेस है, यानी कि आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस बोल सकते हो आप सिचुएशन क्लॉज को। रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स लिखी जाती है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस की डिटेल हो गई, कंपनी का नाम हो गया। अब कंपनी का काम क्या है,
नाम, जगह, उसके बाद काम, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी बिजनेस जो भी आप कंपनी कर रही है उसके बारे में लिखते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद आता है आपका लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज मतलब जो आपके पर्सन्स हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, या फिर जो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी है, कहाँ तक सीमित है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, यानी कि लिमिटेड कंपनी बनाई है या अनलिमिटेड, वो आपकी कहाँ डालनी है आपको लायबिलिटी क्लॉज के अंदर। उसके बाद जो पांचवा क्लॉज होता है आपका, वो होता है आपका कैपिटल क्लॉज। उसके अंदर आपने अभी तक आपने अपने मेमोरेंडम में क्या क्या बताया, कंपनी का नाम, वो कहाँ रहती है यानी कि उसका सिचुएशन क्लॉज, उसका काम क्या है, उसमें काम करने वाले लोगों की यानी कि उसके जो ओनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, अब बताओ कि इसमें उन्होंने पूंजी कितनी लगाई है, यानी कि इसका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज आपने बता दिया। उसके बाद इसके अंदर एक क्लॉज और होता है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन शीट। सब्सक्रिप्शन शीट यानी कि छठा क्लॉज क्या बोलता है, छठा क्लॉज बोलता है कि एक लिस्ट बनाओ, जब मेरी कंपनी बनी थी तो उस टाइम किन किन लोगों ने मेरे शेयर्स परचेज किए थे या फिर किन किन लोगों ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया था। 1 पर्सन कंपनी में मैक्सिमम एक ही बंदा सब्सक्राइब कर सकता है, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर उस बंदे का नाम, उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसके आईडी प्रूफ, प्लस उसने कितने शेयर्स एक्वायर किए कंपनी के, और उसके साइन वो लगेंगे, और उस शीट को बोला जाएगा क्या, सब्सक्रिप्शन शीट। जैसे ही वो सब्सक्रिप्शन शीट को साइन करेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा सब्सक्राइबर। क्लियर है। तो ये सब्सक्राइबर बनने के बाद वो कंपनी का क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया, और वो कंपनी रजिस्टर होने के बाद कहलाएगी 1 पर्सन कंपनी। तो मेमोरेंडम क्या होता है, क्लियर है आप सबको। चलो जी, ये तो था हमारे पास 1 पर्सन कंपनी के बारे में। इसके बारे में ये जो रेड मार्क है वो हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो सब यहाँ लिखा हुआ है, तो आप एक रीडिंग ले सकते हैं इसकी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है हमारे कंपनी के पिटारे में। उसके बाद बोलता है कंपनीज एक्ट की 1 पर्सन कंपनी के बाद एक जो नया इसने कंसेप्ट निकाला, वो निकाला इसने स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास आप +2 में पढ़कर आए होंगे, MSME होता है हमारे पास, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। आप एक फर्म के साइज के अकॉर्डिंग उसको इस कैटेगरीज में बाइफर्केट कर सकते हैं। वैसे ही MCA ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक गवर्नमेंट बॉडी है जो आपकी कंपनी को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो है एक इंट्रोड्यूस किया आपका स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट। स्मॉल कंपनी क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल बोले तो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कंपनी का जो पूंजी वाला हिस्सा होता है ना, उसमें से जो पेमेंट आ चुकी है वो पेमेंट कितनी है। आई होप आप सबने +2 के अंदर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ा है, तो इस टर्म से तो सभी लोग जो है रूबरू होंगे कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। पेड अप शेयर कैपिटल ऐसी शेयर कैपिटल जो पेड कर दी गई है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट दी हुई है 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 50 लाख से ऊपर है तो आप एक स्मॉल कंपनी नहीं रहेंगे, ठीक है। और टर्नओवर यानी कि रिवेन्यू, आपका प्रॉफिट, P&L में जो प्रॉफिट होता है आपका, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए किससे, 2 करोड़ रुपए से। यानी कि मैक्सिमम टर्नओवर कितना अलाउड है आपका, 2 करोड़ का। पेड अप शेयर कैपिटल कितना अलाउड है आपका, 50 लाख रुपए का। प्लस एक चीज और है जो एक स्मॉल कंपनी के बारे में जाननी हमें जरूरी है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, यानी कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो क्या नहीं है, पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक नहीं है तो वो क्या होगी, वो प्राइवेट कंपनी होगी। यानी कि स्मॉल कंपनी के लिए आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो वो प्राइवेट होगी, दूसरी बात उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना होगा, मैक्सिमम 50 लाख। तीसरी बात उसका टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम कितना होगा, 2 करोड़। यानी कि 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वो कंपनी आपकी स्मॉल कंपनी है या नहीं, नहीं, फिर वो कंपनी आपकी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। स्मॉल कंपनी बनने के लिए उसको इन दायरों के अंदर ही रहना पड़ेगा। ये बाउंड्री बना दी हमें, जब तक कंपनी बाउंड्री के अंदर है तब तक ही वो स्मॉल है। जैसे ही बाउंड्री से निकल गई अब वो स्मॉल, अब वो छोटी नहीं रही, अब वो बड़ी हो चुकी है।
तो सेक्शन 2 क्लोज 85 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का डिफाइन करता है क्या, स्मॉल कंपनी। क्लियर है बच्चों। चलो उसके बाद आगे आते हैं, स्मॉल कंपनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्मॉल कंपनी के बाद इसने एक और नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो क्या है, जो है डोरमेंट कंपनी के बारे में। अब ये क्या बताता है, डोरमेंट कंपनी क्या है, कैसे बनाई जा सकती है। तो डोरमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन है बच्चों वो आती है सेक्शन 455, सेक्शन 455 सब सेक्शन 1 किसका, कंपनीज एक्ट का। वो क्या डिफाइन करता है, डोरमेंट कंपनी, जिसके डोर बंद हैं। डोर बंद कंपनी बोलती हूँ मैं इसको अपने याददाश्त के लिए, तो आप चाहे तो डोर बंद कंपनी बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो डोरमेंट ही है, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। मान लेते हैं कि आप जो है बड़े साइंटिस्ट किस्म के इंसान हैं, या आप बड़े बड़े इनोवेशंस करते रहते हैं, लेकिन आपको अभी यूज नहीं करना वो इनोवेशन, आगे आने वाले 3-4 सालों में यूज करना है, लेकिन खतरा बना रहेगा कि वो इनोवेशन कोई चुरा ना ले। तो उस इनोवेशन को अपनी कंपनी के नाम पर रजिस्टर कराने के लिए आप इस तरह की कंपनियां बनाते हैं। यानी कि डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर की जाती है, वो आज के प्रोजेक्ट के लिए नहीं, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर आज आपको हो सकता है कि उस बिजनेस के लिए कोई अच्छी लैंड मिल रही है, कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, और जो आप कंपनी के नाम पर ही परचेज करना चाहते हैं। तो आपने कंपनी के नाम पर परचेज करने के लिए आपको कंपनी बनानी जरूरी है। अब कंपनी बना के बिजनेस नहीं करोगे तो धोखेबाज कहलाओगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने आपको एक छूट दी। क्या छूट दी, कि आप एक डोरमेंट कंपनी बना लो। डोरमेंट कंपनी का मतलब ही यही है, कुछ स्पेसिफाइड काम के लिए आपने कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए कंपनी बनाई, उसमें कोई काम नहीं कर रहे, उसके दरवाजे अभी क्या हैं, बंद, यानी कि डोर बंद कंपनी है। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या है, कि मतलब अगर आपने कोई भी उसके अंदर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन अगर आपने कर लिया, फिर तो माना जाएगा ना कि आप गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हो। बिजनेस तो कर ही रहे हो आप, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, आपके खातों में तो लेन देन चल ही रहा है। जब खातों में लेन देन चल रहा है तो कंपनी इनएक्टिव हुई या एक्टिव हुई, फिर तो कंपनी एक्टिव हुई। लेकिन डोरमेंट तो क्या है, डोर बंद, यानी ये इनएक्टिव कंपनी है। तो एक इनएक्टिव कंपनी की एप्लीकेशन अगर आप दो, तो ऐसी कंपनी क्या होगी, आपकी डोरमेंट कंपनी। कौन से सेक्शन के अंदर है, आपके सेक्शन 455 सब सेक्शन 1, कौन से एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी के बारे में हम समझ में आया। डोरमेंट कंपनी जो किसी स्पेसिफाइड फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई, उसका पर्पस क्या है, किसी एसेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करना, एंड जब तक वो डोरमेंट है तब तक उसमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगी। क्लियर है, ठीक है सर। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। इन फॉर्मेट्स के अलावा दो बेसिक क्राइटेरिया हैं, दो बेसिक कैटेगराइजेशंस है कंपनी के, जिसे हम पढ़ते हैं प्राइवेट और पब्लिक के नाम से। प्राइवेट जो कि प्राइवेटली है, यानी कि कुछ अपने नोन लोगों ने जिसको होल्ड किया गया है, जो हमारा प्राइवेट बोलते हैं ना कि मेरे प्राइवेट नेचर का काम है, मेरा प्राइवेट काम के लिए मैं कुछ गया था कहीं पर। तो प्राइवेट क्या है, जो अपने ही लोगों में होता है, यानी कि क्लोजली हेल्ड कंपनी। पब्लिक जो पब्लिक के लिए किया जाए या फिर पब्लिकली किया जाए, जिसके बारे में सबको नॉलेज है, जिसके लिए सारे के सारे एलिजिबल हैं करने के लिए, दैट इज पब्लिक। प्राइवेट जो कि अपने ही लोग कुछ मिलकर करते हैं। कुछ इस तरीके से मैं सिर्फ आपको ये याद करने के लिए बता रही हूँ, ये कोई इनकी डेफिनेशन नहीं है प्राइवेट और पब्लिक की। तो प्राइवेट कंपनीज के अंदर यानी कि जब सारे लोग अपने ही आपस में जान पहचान वाले होते हैं, तो इसके अंदर कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी कब मिलेगी, जब आपके ऊपर बंदिशें ज़्यादा होंगी या कम होंगी। कम होंगी। प्राइवेट आपको फ्लेक्सिबल करती है, यानी कि इसके अंदर बंदिशें कम हैं। पब्लिक आपको रिजिड बनाती है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए किया जा रहा है, जनता के लिए किया जा रहा है। जब कोई काम जनता के लिए किया जाता है तो वहाँ पर आपके ऊपर बंदिशें ज़्यादा होती हैं, रोकथाम ज़्यादा होती हैं। जब रोकथाम ज़्यादा होती हैं तो लॉज जो हैं आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं। तो एक डिफरेंस तो शायद हमें पढ़कर समझ में आ रहा है कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर लॉज जो हैं कम एप्लीकेबल होंगे एज कंपेयर टू
पब्लिक कंपनी, यानी कि फ्रीडम कौन एंजॉय करेगा? वैसे तो दोनों को ही फ्रीडम नहीं है, दोनों को ही कंपनीज एक्ट के प्रोवाइजो में आना है, बट पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, तो चलिए प्राइवेट कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है? चलो जी, जो प्राइवेट कंपनी है उसके फीचर्स को जानकर हम उसके बारे में समझ सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में बोला गया कि हमारे पास कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, यानी कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2। पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए? 7, यानी कि इसके ऊपर क्या लिमिटेशन लग गई? वहां पर कितने होने चाहिए? 7। मेंबर्स ज़्यादा हैं, यहाँ कितने होने चाहिए? 2 से काम चल जाएगा, तो मेंबर्स क्या है आपके पास? कम हैं। उसके बाद है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर हमने मैक्सिमम लिमिट लगा दी 200 की। अब बोल रहे हो कि क्लोजली हेल्ड है तो 200 से ज़्यादा तो मेंबर कहाँ होंगे आपके नॉन में। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वहाँ कोई लिमिट नहीं, जब आम जनता को ही इन्वाइट कर रहे हो तो कितनी भी जनता को इन्वाइट करो, कोई अपर लिमिट नहीं है पब्लिक में। अगर हम मिनिमम लिमिट देखें तो प्राइवेट कंपनी ज़्यादा अच्छी है, अपर लिमिट देखें तो पब्लिक कंपनी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मेंबर्स किस में कम होते हैं, प्राइवेट में या पब्लिक में? प्राइवेट में कम होते हैं एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनीज। ठीक है, चलो जी अब बात करते हैं कि अब कंपनीज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मेंबर्स कैसे बनते हैं? शेयर्स होल्ड करके। अब किसी मेंबर का दिल कर रहा है मैं शेयर बेच दूं, क्या वो बेच सकता है? प्राइवेट कंपनी में बेच तो सकता है लेकिन उसके ऊपर बंदिशें होंगी, यानी कि वो फ्रीली किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी का नेचर कैसा है? प्राइवेट। वो अपने क्लोजली हेल्ड लोगों में ही हैं, तो उस रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के बाद ही मेंबर्स अपने जो शेयर्स हैं वो किसी और को दे सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी के अंदर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई बंदा किसी को भी दे सकता है क्योंकि वो कंपनी कैसी है? पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इनकी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी है मतलब मेंबर्स और कंपनी अलग अलग है। मेंबर्स के तो हाथ पैर होते हैं, वो अपना काम कर लेंगे। कंपनी के हाथ पैर कहाँ से लाएं हम? तो उस कंपनी के हाथ पैर के लिए उन लोगों को डायरेक्टर्स नाम के एक इंसान को अपॉइंट करना होता है। डायरेक्टर्स किसी इंसान का नाम नहीं होता, उसकी डेजिग्नेशन होती है। तो यानी कि कंपनीज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बंदे को अपॉइंट करना पड़ता है जो कि कंपनीज के डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पाए, और उस बंदे को क्या कहा जाता है? डायरेक्टर्स, यानी कि निर्देशक, जो निर्देश दे कि काम कैसे होगा, कहाँ से होगा। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और पब्लिक के अंदर 3। ठीक है, चलो जी आगे है प्राइवेट कंपनीज को हमने बोला था कि कुछ छूट दी गई है। तो जब आप कंपनीज बनाते हैं तो कंपनी में सारे काम डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे ही काम वो करेंगे तो उनके ऊपर बाउंडेशन ज़्यादा हो जाएंगी। इसीलिए डायरेक्टर्स को छूट दी गई कि आप अपने नीचे कमिटीज़ बना लो, यानी कि कमिटीज़ होगी तो काम में क्या आएगी? स्पेशलाइजेशन। हर काम की एक कमिटी हो जाएगी। जैसे कंपनी को ऑडिट करनी है तो क्या है? ऑडिट कमिटी। कंपनी को अगर अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है तो उसके लिए है स्टेक होल्डर कमिटी। अपॉइंटमेंट चेक करना है किसी भी मैनेजरियल पर्सन का तो उसके लिए है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। तो ये बोलते हैं कि ये सारी कमेटी बनानी ज़रूरी है किसको? जब आपकी कंपनी बड़ी है, और बड़ी कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने मैंडेटरी कर दिया किसके लिए? पब्लिक कंपनीज के लिए, क्योंकि इनके पास काम जो है ज़्यादा होगा। बट प्राइवेट कंपनी तो इंजॉय करती है फ्रीडम, तो प्राइवेट कंपनी के लिए ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया। एग्जेम्प्ट मतलब अब इनको ज़रूरत नहीं है ये कमिटीज़ बनाने की। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। जो प्राइवेट कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन जो एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट है ये पहले कंपनीज एक्ट 1956 में होता था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद उसको हटा दिया गया। अब लास्ट 2 ईयर से इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आप गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो कि क्या मैं अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे आपके प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो जॉइंट स्टॉक है ये हम पढ़ चुके हैं। जॉइंट स्टॉक जो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है हमारे यहाँ पर,
एक स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन, जिसे क्या बोला जाता है, शेयर्स। अब आप जो वर्ड है शेयर, ये बड़ा पावरफुल वर्ड है एक कंपनी के लिए। शेयर्स के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक कंपनी का शेयर परचेज करते हैं लोग। अब जब ये कंपनी जो है मार्केट में शेयर बेचने के लिए निकल जाती है, एक तो होता है अपने ही लोगों को दे, जब वो अपने ही लोगों को देती है तो वो बनती है अनलिस्टेड कंपनी। लेकिन जब वो खुलेआम पब्लिक को देना स्टार्ट कर देती है, उस टाइम वो कंपनी हमारी लिस्ट होनी कंपल्सरी है। लिस्ट होने का मतलब क्या होता है? लिस्ट होने का मतलब होता है कि एक स्टॉक एक्सचेंज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक गवर्नमेंट बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर स्टॉक्स एक्सचेंज किए जाएं, बदले जाएं, यानी कि जहां पर आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है? स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। अभी आप सिर्फ इतना ही नाम याद रखिए। सेबी क्या है? बीसीके में ही आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में इसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं। बस अभी आपको ये याद रखना है कि सेबी जो है किसको रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, यानी कि जहां पर शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। जैसे कि हम कोई भी सामान परचेज करने के लिए बाजार जाते हैं, वैसे ही शेयर्स को परचेज करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट के पास जाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट के पास जाते हैं तो वहां पर हमें क्या दिखते हैं? शेयर्स। अपनी पसंद की कंपनी के शेयर्स हम वहां से परचेज कर लेते हैं। और इस पूरे ऑर्गेनिजम्स को, मैकेनिज्म्स को जो मेंटेन करके रखता है, उस अथॉरिटी का नाम क्या है? सेबी। तो सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। कैपिटल मार्केट का काम क्या है? ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। किसको? कंपनी को। कौन सी कंपनी? जो क्या है? एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके पास क्या है? शेयर्स हैं, और उसके शेयर्स ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करेगी आपको? कैपिटल मार्केट। ठीक है सर। तो कैपिटल मार्केट जो डेवलप कैसे होगी? जब कंपनी डेवलपमेंट होगी, यानी कि कैपिटल मार्केट को कौन देगा उसका स्टॉक, कौन देगा उसका माल? माली बोलते हैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सामान को सेल परचेज करने के लिए, यानी कि अपना माल बेचा या माल खरीदा। कैपिटल मार्केट में अगर मैं लेमैन की बात करूं तो कैपिटल मार्केट का माल क्या है? वो शेयर्स जो कि कंपनी के हैं। कंपनी अपने शेयर्स कहां पर डालती है? कैपिटल मार्केट में। फिर वहां से कौन खरीदता है? इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलो जी, यहाँ पर आपको एक कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट समझ में आया? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और इसके अलावा इस वीडियो में अगर आपका कोई सजेशन है कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियोस में कुछ और चेंज होना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सजेशंस जो हैं बिल्कुल वेलकम है उनका। तो चलिए, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।